एक बाप अपने बेटे की नाजायज़ हरकतों और नालायकियों की वजह से बेहद परेशान था और इस हद तक तंग आ चुका था कि जब भी बेटा उसके सामने आता वो उसे देखते ही गुस्से और जलाल में आ जाता। वो उसे देखना भी गवारा नहीं करता था और बाप ने यह तय कर रखा था कि वो अपने बेटे को अपनी विरासत में से हिस्सा भी नहीं देगा, वो उसे आग कर देगा। दूसरी तरफ बेटा था कि उसने जायदाद के पेपर्स तैयार किए हुए थे और वो हमेशा इसी ताड़ में रहता कि किसी वक्त इन पेपर्स के ऊपर साइन हो जाएं और इस जायदाद का मैं वारिस बन जाऊं। वो जब कभी भी जायदाद की हसूल के लिए अपने बाप से मुतालबा करता तो उसका बाप उसे डांट डपट कर लान तान करता और मामला रफा दफा हो जाता। इसी तरह से मामला चलता एक दिन काम करते करते अचानक बाप के हाथ फ़ोटो वाली एल्बम लगती है। वो एल्बम बाप की जवानी की एल्बम होती है और तब उसका बेटा बचपन में होता है। वो बाप बेटे की बचपन की फ़ोटो जब बाप उस एल्बम में देखता है तो जैसे जैसे वो फ़ोटो देखता जाता है वैसे वैसे अपने बेटे के बचपन में खोता जाता है और बाप का प्यार उजागर होना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते बाप की आंखें आपदीदा हो जाती हैं और पुरानी यादों में गुम हो जाते हैं कि इतने में अचानक सामने का दरवाज़ा खुलता है और बेटा नमूदार होता है और बेटे के हाथ में वही दस्तावेज़ के पेपर है और बेटा हस्बे मामूल उन पेपर्स को अपने बाप के सामने रखता है और मुतालबा करता है कि उसे विरासत में से हिस्सा दिया जाए और इन पेपर्स के ऊपर साइन कर दीजिए। बाप बगैर कुछ सोचे समझे पेन निकालता है और उन पेपर्स के ऊपर साइन कर देता है और बेटे को गले लगा लेता है। नाज़रीन, वो कौन सी चीज़ है जिसने बाप और बेटे के रिश्ते को फिर से बहाल कर दिया, उनकी मोहब्बत को उजागर कर दिया और उनकी नफ़रतों को दूर कर दिया? नाज़रीन, वो है इमोशंस। इमोशंस ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, तस्वीर का दूसरा रुख भी है। मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत है, एक दूसरे पर जान निछावर करते हैं, एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार हैं, एक दूसरे के एहसासात और जज्बात को अच्छी तरह से समझते हैं, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स को जानते हैं। बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, बड़ी खुशगवार ज़िंदगी गुजर रही है। एक दिन शौहर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में किसी बात की वजह से बॉस से डांट पड़ती है। उस डांट के पड़ने की वजह से हस्बैंड गुस्से से घर की तरफ आते हैं। जब घर में वापस आते हैं, हस्बे मामूल दरवाजे से एंटर होते हैं तो बीवी फौरी से सूटकेस पकड़ती है, पानी का गिलास पूछती है, खाना लगा देती है। खाने के टेबल में कुछ बातें हो रही होती हैं और बातों बातों में लड़ाई शुरू हो जाती है। हस्बैंड को ऑफिस वाला बॉस का जो गुस्सा था वो सारे का सारा वो अपनी बीवी पर निकाल देता है। रिलेशन ख़राब हो जाता है। वो बाजू से पकड़ता है बीवी को, घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाल देता है और कह देता है कि तलाक तलाक तलाक। इस तरह से मियाँ बीवी के दरमियान हमेशा के लिए अलहदगी हो जाती है और हम सिर्फ़ और सिर्फ पीछे पछतावा रह जाता है। वो कौन सी चीज़ है जिसने एक लम्हे में इतना दरीना रिश्ता, इतना प्यारा रिश्ता और इतनी बड़ी मोहब्बत को तोड़ दिया? जी हाँ, फिर से इमोशंस। नाज़रीन, इमोशंस इंसान के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और बड़े बुरे दुश्मन भी हैं। आपकी मोहब्बत, आपके रिश्तों के जुड़ना, ये भी इमोशंस की वजह से मुमकिन होता है। आप अपने बेटों के साथ सारी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी मिसेज़ के साथ सारी ज़िंदगी, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ गुजारते हैं। ये आपके इमोशंस हैं और आप रिश्ते तोड़ देते हैं, आप लाताल्की कर देते हैं, आप ज़िंदगी में बड़े बड़े नुकसान उठा लेते हैं, हत्ता कि आप खुदकुशी तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, आप मर्डर कर बैठते हैं, आप बड़े बड़े जुर्म कर बैठते हैं। इस सब की वजह भी आपके इमोशंस हैं। इमोशंस हवास पर हावी हो जाते हैं, हवास को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इंसान बेहवास होकर कभी गुस्से में आ जाता है, कभी शदीद गम में आ जाता है, कभी बुरी तरह से रोना शुरू कर देता है, कभी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और उन्हीं गुस्से, गम, रोने और डिप्रेशन के शिकार में किए गए बड़े बड़े फैसले सारी ज़िंदगी के लिए पछतावा बन जाते हैं। बेटियां अपने बाप के साथ बदतमीज़ी कर बैठती हैं, बेटे अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी कर बैठते हैं, रिश्तों को तोड़ देते हैं और हमेशा के लिए दरारें पड़ जाती हैं। यानी जिस शख्स को हवास ने कंट्रोल कर रखा है वो शख्स इंतहाई कमज़ोर शख्स माना जाता है मुआशरे में, और जिस शख्स ने हवास को कंट्रोल में कर रखा है वही असल में प्रोफेशनल शख्स है। इस मुआशरे में जीने के लिए सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आपका कंट्रोल आपके हवास पर होना चाहिए और आपके हवास का कंट्रोल आपके इमोशंस पर होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म में इमोशंस की कोई जगह नहीं है। प्रोफेशनलिज्म और इमोशंस एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनेट है। अगर आपके इमोशंस ज़्यादा हैं तो आप कम प्रोफेशनल हैं, अगर आपके इमोशंस पर आपका काबू है तो आप ज़्यादा मुकम्मल प्रोफेशनल शख्स हैं। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल
कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है कि आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपके पैर के नीचे ब्रेक भी है और एक्सीलेटर भी है और हाथ में स्टीयरिंग है। आप एक्सीलेटर पर पैर दबाते जा रहे हैं और स्टीयरिंग से गाड़ी को मोड़ते जा रहे हैं। आपके अगर तो गाड़ी कंट्रोल में है तो एक्सीलेटर पर जितना भी पैर दबा लें कोई मसला नहीं है, लेकिन एक तरफ से आप रेस बढ़ाते जा रहे हैं, एक्सीलेटर पर पैर दबाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से गाड़ी आपके काबू में नहीं है, तो क्या होगा? ज़ाहिर है खुदकुशी होगी, आप मर सकते हैं, आप डैमेज हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर इमोशंस की लगाम आपके हाथ में है तो सब कुछ ठीक है। अगर आप इमोशंस के हत्थे चढ़े हुए हैं तो आप बहुत बड़े नुकसान में हैं। नाज़रीन, इमोशन इंसान के अंदर कैसे डेवलप होते हैं, मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका ये है कि जो इमोशंस डेवलप होते हैं वो हमारी सोसाइटी से होते हैं। हमारी सोसाइटी के बिगाड़ इंसान में बुरे इमोशंस को पैदा कर देती है और सोसाइटी के सुधार इंसान में अच्छे इमोशंस को डेवलप कर देती है। आप किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हो, आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरती है तो आपके इमोशंस भी उसी तरह के डेवलप हो जाएंगे। अगर आपकी बदहाल ज़िंदगी गुजरती है और माशरती बिगाड़ आपके सामने हर वक्त रहता है तो उसी तरह के इमोशंस आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे। तो आपकी शायरी, आपकी गुफ्तगू और आपकी राइटिंग, आपकी मुसव्वरी में वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी, आपके इमोशंस नज़र आएंगे। दूसरी चीज़ जो इमोशंस को डेवलप करती है वो स्कूलिंग है। नाज़रीन, आपकी स्कूलिंग कैसी है जो आपके इमोशंस पर बहुत गहरा असर डालती है। उस कौम की पेशानी पे लिखी है तबाही, जिस कौम के मकतब की फ़ज़ा ठीक नहीं। जिस स्कूल में किस तरह का सिलेबस पढ़ाया जाता है वो इमोशंस पर बहुत गहरा असर डालता है। अगर अखलाकियात पढ़ाई जा रही है, अगर रिलीजन पढ़ाया जा रहा है, अगर मोरलिटीज़ पढ़ाई जा रही है तो उसी तरह के इमोशंस डेवलप होंगे। शोबिज़, फिल्मोग्राफी, म्यूज़िक पढ़ाया जा रहा है तो उसी तरह के इमोशंस डेवलप होंगे। अगर आप किसी ऐसे ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ टेररिज्म को हवा दी जा रही है तो आपकी भी इमोशंस उसी तरह से डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे अहम और आखिरी चीज़ है फैमिली। फैमिली का बहुत गहरा होता है इंसान की इमोशनल डेवलपमेंट पे। फैमिली आपको इमोशनली सपोर्ट भी करती है और आपकी इमोशनली डेवलपमेंट भी करती है। पहले बात करते हैं कि फैमिली इमोशनली सपोर्ट कैसे करती है। फैमिली इमोशनली सपोर्ट कैसे करती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी डिप्रेशन का शिकार है, किसी शिकस्त का शिकार हो गया, कोई हार आपका मुकद्दर बन गया या कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको हो गया, तो आपकी फैमिली आपको इमोशनली सपोर्ट करेगी, आपको दिलासा और हौसला देगी और आपको दोबारा से मोटिवेट करेगी। सब आपका साथ देंगे जिससे आप फिर से बहाल हो जाएंगे और आपके अंदर एक नई एनर्जी पैदा हो जाएगी। और इमोशंस डेवलप कैसे होते हैं फैमिली के अंदर? मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बीवी कही जा रही है कि मैं जब से आपके घर में आई हूँ तब से मेरी ज़िंदगी दोबारा हो गई है, मैंने बड़ी मुश्किल से वक्त गुजारा है, मैं हमेशा रो रो कर वक्त गुजारती हूँ, मैं मायके में बड़ी खुश थी, जब से ससुराल में आई हूँ मुसीबतें और आजमाइशें मेरे गले पड़ी हुई हैं। तो बेटा सारा कुछ सुन रहा है। इस तरह से हस्बैंड बीवी को लान तान करता रहता है कि जब से तुम मेरे घर में आई हो मेरे घर की बरकत उठ गई है, मेरे घर की रौनकें ख़त्म हो गई है, मेरी ज़िंदगी अजीरन और अजाब बन गई है। मियाँ बीवी की चूँ चलाकियाँ, लड़ाइयाँ सुन सुन कर बच्चे बच्चियाँ उसी तरह का असर ले रहे हैं, उनकी मेंटालिटी उसी तरह की डेवलप हो रही है और उसी तरह से इमोशनली वो डेवलप हो रहे हैं। तो जिस तरह का घर का माहौल होता है तकरीबन 99% उस घर के अफराद उसी तरह के इमोशंस रखते हैं। चंद एक होते हैं जो एज के साथ साथ जब बाहर की दुनिया को देखते हैं तो कंपैरिजन कर करके अपने इमोशंस को सुधार लेते हैं और अपने इमोशंस को काबू कर लेते हैं। नाज़रीन, इमोशंस पर काबू करना बेहद ज़रूरी है। अगली बात जो बड़ी अहम है कि इमोशंस जो हैं, अगर आपके अंदर रॉन्ग इमोशंस डेवलप कर रहे हैं तो उनको एलिमिनेट कैसे किया जाए। उनको एलिमिनेट करने के लिए सबसे जो बेस्ट टूल है वो रिलीजन है। रिलीजन अच्छे इमोशंस डेवलप करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का कोई अजीज़ फौत हो गया, किसी की माँ बाप या बेटा बेटी फौत हो गए या शौहर मिसेस फौत हो गई, तो वो शख्स तो ये सोच सोच कर ही पागल हो जाएगा कि ये मेरे रिश्तेदार आए कहाँ से थे और चले कहाँ गए, इन्हें वापस कैसे लाऊं। तो जब वो रिलीजन की तरफ जाएगा तो रिलीजन उसे बताएगा कि जो शख्स दुनिया में आता है उसे फौत होना है, उसे मरना है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। उसके बाद जज़ा और सज़ा का एक दिन मुकर्रर है, उसके बाद इनाम का एक दिन मुकर्रर है, सज़ा का भी एक दिन मुकर्रर है। तो उससे क्या होगा? इंसान के अंदर हौसला पैदा हो जाएगा
कि ये हकीकत है। इस हकीकत को वो मान लेगा, वो अगली दुनिया के लिए भी अपने आप को तैयार करना शुरू कर देगा और ये सोचना शुरू हो जाएगा कि आज ये फौत हुआ है तो नेक्स्ट मेरी बारी है, उसके बाद मैं भी उधर चला जाऊंगा। वहाँ एक दिन मुकर्रर होगा जब हमारा हिसाब किताब और जन्नत या दोज़ख में से एक चीज़ हमारा मुकद्दर बनेगी। तो रिलीजन आपको हौसला दे रहा है। आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है तो रिलीजन आपसे कहता है कि जो कुछ आपकी किस्मत में लिखा था वो आपका मिल चुका है। तो उससे क्या होगा, आप अपनी किस्मत की आड़ में अपने बहुत बड़े नुकसान के सदमे से बाहर निकल जाएंगे। आपका खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका जिस्म का कोई अज़ा डैमेज हो गया, तो रिलीजन आपको ये कहेगा कि कोई मसला नहीं, ये सब कुछ आर्जी है, आप अगली दुनिया की फ़िक्र करो। तो आप क्या करेंगे, आप अपने उस दुख दर्द को भूल जाएंगे और अगली ज़िंदगी यानी आखिरत की ज़िंदगी की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे। रिलीजियस गैदरिंग्स जो हैं ये आपको बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा इनका असर होता है। अगर रिलीजन ना हो, ये सोच सोच कर ही मर जाएगा कि वो आता कहाँ से है और जा कहाँ रहा है। आती है कहाँ से दुनिया, कहाँ जा रही है, कोई पता नहीं है, किसी को नहीं पता। लेकिन जब ईमान की बात आती है, जब रिलीजन की बात आती है, तो तब सबको तसल्ली हो जाती है कि नहीं, ये एक प्रोसेस है, ये एक तरीका है। असल ज़िंदगी तो बात की है, ये तो ख्वाब की ज़िंदगी है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, आपको हौसला देती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, आपको इमोशनली सपोर्ट करती हैं। रिलीजन सबसे ज़्यादा अखलाकियात पर काम करता है, रिलीजन सबसे ज़्यादा इमोशंस पर काम करता है, क्योंकि इमोशंस इंसान की ज़िंदगी का सबसे अहम टूल है। अगर आप इमोशंस को काबू कर लेते हैं तो आप दूसरों की बातों में नहीं आएंगे, दूसरों के बहकावे में नहीं आएंगे, आपके अंदर परफेक्शन और प्रोफेशनलिज्म होगा। आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर आड़े आने वाले इमोशंस को आप कभी खातर में नहीं लाएंगे। अगर आपका कोई केस है और आप कोर्ट में जाते हैं तो क्या आप ऐसे वकील को कभी भी हायर करेंगे जो सिर्फ आपसे ये कहेगा कि काइंडली मुझे हायर कर लो, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपका वकील बन जाता हूँ? कभी नहीं करेंगे। आप हमेशा उसकी स्किल्स को देखेंगे, आप प्रोफेशन को देखेंगे, आप कभी भी उसको हमदर्दी इस बिना पर नहीं देंगे कि वो गरीब है या उसके पास कोई केस जाता ही नहीं है, इस बिना पर कभी भी आप उसको अपना केस नहीं देंगे, बल्कि आप प्रोफेशन को देखेंगे। क्यों? क्योंकि इमोशंस और प्रोफेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। जज कभी भी उस शख्स के हक़ में फ़ैसला नहीं करेगा जो अदालत में रो रो कर कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। नहीं, सिर्फ फ़ैसला एविडेंस की बेस पर होगा, हक़ाइक़ की बेस पर होता है। इमोशंस का प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है। कोई शख्स आपसे के साथ डील करना चाह रहा है और उस डील में आप अरबों की डील है, आप इसलिए वो डील नहीं करेंगे क्योंकि वो शख्स आपके सामने दुहाइयाँ दे रहा है कि मैं गरीब हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास तालीम भी नहीं है, मैं इस काम को अच्छे से कर भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मेरे साथ डील कर लो। आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इमोशंस बीच में नहीं आते जब प्रोफेशन की बात होती है। इमोशंस पर कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। चाहे आप अंदर से ये महसूस कर भी रहे हैं कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन प्रोफेशन कभी भी आपको अलाउ नहीं करेगा। अगर आप बैंक में बैठे हैं तो कोई किसी शख्स का चेक बगैर साइन किए हुए आप कभी भी पास नहीं कर सकते, चाहे वो शख्स जितनी मर्ज़ी आपकी मिन्नतें और तरले कर ले। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म के ख़िलाफ़ है, ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है, ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। प्रोफेशन की प्रोग्रेस में कोई जगह नहीं है। आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको उन्हीं कवानीन पर चलना पड़ेगा जो सक्सेस के कवानीन है, कामयाबी के कवानीन है। आपके इमोशंस आपको हर जगह पे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए रुकावटें बनते हैं, लेकिन आपको उन रुकावटों को दूर करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यह आपका माइंड ही है जो उनको कंट्रोल कर सकता है। उस माइंड को आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। कैसे? अच्छे और बुरे इमोशंस को सेपरेट करें, सेपरेट करने के बाद उनकी कैटेगरी बनाएं, कैटेगरी बनाने के बाद कौन कौन से इमोशंस को आपने अडॉप्ट करना है और कौन कौन से इमोशंस को आपने एलिमिनेट करना है, ये फैसला कर लें। आप क्या करेंगे? वो इमोशंस आपकी ज़िंदगी से डिलीट नहीं होंगे, आपको सिर्फ उन्हें दबा के रखना है। क्या करना है? दबा के रखना है। कभी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, तो आप इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन आप उन इमोशंस को दबा कर रखेंगे ताकि वो आपकी किसी तरह से आप पर हावी ना हो सके और आप
उन इमोशंस का शिकार ना हो सके। अगर आप इमोशनल हैं तो आप बेहोश हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप ज़िंदगी की सारी उम्मीदें तोड़ सकते हैं। कभी भी रिलीजन इमोशंस की इस तरह से इजाज़त नहीं देता। देखिए, रिलीजन इस्लाम फौजी पर ऊंची ऊंची रोने की इजाज़त नहीं देता, कंट्रोल करने की। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, इन्ना लिल्लाह कहो। ये चीज़ें गौर कीजिएगा। कोई चीज़ गुम हो गई है तो गम करने की नहीं, बल्कि इन्ना लिल्लाह पढ़ने का है। अगर आप पर कोई मुसीबत आती है, दुआ करनी है। मायूसी गुनाह है, मायूस नहीं होना। ये रिलीजन है जो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है। कभी भी वीक इमोशंस की इस सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। रिलेशंस भी ख़राब हो जाते हैं। अगर आपकी मिसेस हर बात पर रो रही है, हर बात पर गुस्सा कर रही है या रो रही है, तो क्या होगा? इरिटेट हो जाएंगे। हस्बैंड हर बात पर या रोना शुरू हो जाता है या गुस्सा करना शुरू कर देता है या चीखना चलाना शुरू कर देता है, तो इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाएगा और आखिर में वो रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ख़वातीन व हज़रात, बहुत ज़रूरी है कि आपके इमोशन की लगाम आपके हाथ में हो। आप जिस तरफ चाहें उसका मुंह मोड़ें, जहाँ चाहें उसको वैसे चलाएं। जिस दिन आपके इमोशंस पर पूरा कंट्रोल हो गया तो आपकी गाड़ी स्मूथ हो जाएगी, आपका स्टीयरिंग आपके हाथ में सीधा रहेगा, आपके घोड़े की लगाम मजबूती से आपके हाथों में रहेगी। और यही कामयाबी का सही जीना है। सही जीना मुआशरती लिहाज से, इस्लामी लिहाज से, मजहबी लिहाज से और साइंसी लिहाज से, हर लिहाज से ये चीज़ें मेरी आप नोट कर लीजिए, कहीं पर भी सर्च कर लीजिए, ये बेहद ज़रूरी है। नाज़रीन, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें और कमेंट लाजमी किया करें ताकि मुझे आइडिया हो कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर डालूं ये भी बताना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।